बीटा इज ब्रोकन एंड गामा इज स्टॉप। अल्फा का जो ट्रैक होता है वो सबसे ज़्यादा थिक होता है, चौड़ा होता है, मोटा होता है। बीटा का जो ट्रैक होता है वो ब्रोकन लाइन होता है, पतला होता है। और जो गामा है वो डॉटेड लाइन होता है। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि याद रखिएगा हमारे पास जो विल्सन क्लाउड चैम्बर में पाथ बनता है, ट्रैक बनते हैं, वो बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा बनते हैं। तो क्योंकि सबसे जो हाई आयनाइजेशन पावर होती है वो अल्फा की होती है, हमेशा इसका जो ट्रैक होता है वो क्लियर हो सकता है। बीटा की आयनाइजेशन पावर कम होती है, इसका जो ट्रैक होता है वो हल्का बनता है। और जो गामा की आयनाइजेशन पावर होती है वो जीरो होती है, तो लिहाजा गामा में स्पॉट बन होता है। अब एक और सवाल इसके अंदर आठ नंबर है कि जनाब अली अगर गामा का फॉर एग्जाम्पल डॉटेड भी बन रहा है तो डॉटेड भी क्यों बन रहा है? क्योंकि गामा की जो आयनाइजेशन पावर है वो तो जीरो है। तो इसका जवाब ये है कि जो गामा है वो इलेक्ट्रॉन का नॉकआउट करते हैं, मिलाते हैं, और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाते हैं। तो उसका जो वैल्यू होती है वो शॉर्ट ये कि हमारे पास ओवरऑल बात है तो सिंपल सी बात है कि ये हम जो अगला रीज़न है वो बड़ा प्यारा है। अगले रीज़न में कहते हैं कि जनाब अली हाउ मैनी वेज कैन गामा प्रोड्यूस आयनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। इन हाउ मैनी वेज गामा कैन प्रोड्यूस आयनाइजेशन। किस किस तरीके से जो गामा है वो आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकता है। क्योंकि गामा जो है क्या आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता? नहीं। याद रखिएगा 3 तरीक़ेकार हैं कि जिनके ज़रिए गामा आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकता है। सो वी हैव 3 वेज टू प्रोड्यूस आयनाइजेशन बाय गामा रेज। नंबर 1, पहला जो है वो कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा कहलाता है क्वांटम्स इफेक्ट, और तीसरा कहलाता है पेयर प्रोडक्शन। पहला इफेक्ट क्या होता है कि जो गामा है वो अपनी जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन को दे दे और इलेक्ट्रॉन इमिट करवा दे। ठीक है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है। अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात याद हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही होता है कि जो गामा होता है वो पूरी की पूरी एनर्जी, गामा जो होता है वो पूरी की पूरी एनर्जी यानी फोटोन जो है पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। सो वी हैव 3 वेज। नंबर 1 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो फोटोन है वो पूरी एनर्जी यानी जो गामा है वो पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दे। दूसरा कहलाता है क्वांटम्स इफेक्ट कि पूरी एनर्जी ना दे बल्कि पार्ट ऑफ एनर्जी दे। और तीसरा पार्ट कहलाता है अपना पेयर प्रोडक्शन कि वो अपनी एनर्जी फोटोन अपनी एनर्जी जाके दे और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस करे। ठीक है, आइए पहले ज़रा चलते हैं उसके हम आंसर की तरफ। मैंने आप लोगों के लिए और ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप वगैरह पे। आइए ज़रा देखते हैं इसके आंसर्स किस तरह से हैं। सवाल में कह रहे हैं जी, तवज्जो के साथ ज़रा इसके आंसर को मैं जूम करके आपको सुना देता हूँ। सबसे पहले ये वाला रीज़न ज़रा देख लें। वो कह रहे हैं इन अ क्लाउड चैम्बर फोटोग्राफ द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल आर थिक एंड कंटिन्यूस लाइन वेयर एज दैट ऑफ बीटा पार्टिकल इज थिन एंड ब्रोकन लाइन वाई। तो इसका जवाब मैंने यही लिख के दिया है कि देयर ट्रैक इज़ अ कंटिन्यूस एंड थिक लाइन बिकॉज इट्स आयनाइजिंग पावर इज़ हाई। बीटा पार्टिकल में लिखा है देयर ट्रैक इज़ अ थिन एंड ब्रोकन लाइन बिकॉज इट्स आयनाइजिंग पावर इज़ लो। गामा मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है। मैं कह रहा हूँ देयर ट्रैक इज़ अ स्कैटर्ड डॉट्स एंड स्मॉल लाइन्स। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। आगे क्या है, इट इज़ नॉट गिव अ लाइन ट्रैक बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस आयनाइजेशन। ये आयनाइजेशन प्रोड्यूस ही नहीं करता। दे इंटरेक्ट विथ एटम, ये एटम से इंटरेक्ट करता है टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। विच प्रोड्यूस इरेगुलर क्लाउड ट्रैक, जो कि एक इरेगुलर यानी डॉटेड टाइप क्लाउड ट्रैक प्रोड्यूस करते हैं ऑफ देयर ऑन विच ब्रांच आउट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ गामा रेज, जिस तरफ गामा रेज की डायरेक्शन होती है उस वे में। ठीक है जी, तो ये तो हमारे पास पहला पॉइंट था जिसको मैंने डिस्कस किया। अब चलते हैं जनाब अली अगले रीज़न की तरफ। अगला रीज़न जो मैंने बयान किया वो ये था कि इन हाउ मैनी वेज। अब मैंने जिस तरह समझाया ना इसको समझो और उसके बाद जो पहला रीज़न है उसका रट्टा मार लो, वीआईपी करके इंशाल्लाह रीज़न क्या हो जाएगा आपको याद हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इन हाउ मैनी वेज
कैन गामा प्रोड्यूस आयनाइजेशन ऑफ द एटम, एक्सप्लेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, मैं फिर बता रहा हूँ, जवाब सुनिएगा। कैन ए गामा रेज कैन प्रोड्यूस आयनाइजेशन इन 3 वेज। नंबर 1, इट मे लूज ऑल ऑफ इट्स एनर्जी इन अ सिंगल कोलिजन, ये अपनी एक ही कोलिजन में अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दे विद द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ, ऑफ एन एटम, एटम के, सच एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है। नंबर 1 पार्ट। नंबर 2, इट मे लूज ओनली अ पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी, ये अपनी पूरी एनर्जी ना दे बल्कि पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी दे इन अ कोलिजन, कोलिजन में, सच एज क्वांटम्स इफेक्ट, जैसे कि क्वांटम्स इफेक्ट में होता है। अगले पे आ जाओ। इट मे बी स्टॉप्ड बाय हैवी न्यूक्लियस, या फिर ये किसी भी हैवी न्यूक्लियस के जरिए स्टॉप हो जाए, गिवन राइज टू इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, और वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस कर दे, सच एज पेयर प्रोडक्शन, जैसे कि पेयर प्रोडक्शन में होता है। तो मुझे 8 या 9 रीजन्स कराने छोटे छोटे से, जिनमें से 2 रीज़न हो गए, और आप इन 2 रीज़न में यहीं पे वीडियो स्टॉप करें, आप दोनों रीज़न याद करो, यकीन मानो याद करने के बाद आप रजिस्टर खोलो, इसका आंसर आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, आपको याद हो जाएगा, और सेक्शन बी का एक सवाल निकल जाएगा बेटा इससे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला वाला पॉइंट, कहते हैं जी अगले वाले रीज़न में एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेज़र लाइट एंड इनकैंडेसेंट लाइट। अच्छा, ये ऑर्डिनरी लाइट को कहा जाता है, नॉर्मल लाइट जो होती है, और लेज़र आपको पता ही है लेज़र लाइट क्या होती है। अब इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे मिसाल के तौर पे लेज़र लाइट जो होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है, सिंगल लाइट कलर होती है, यानी उसका एक कलर होता है, जबकि जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स होती है, वो मुख्तलिफ कलर्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है। वाइट कलर आपको पता ही है कि जो वाइट कलर्स हैं वो 7 कलर्स के क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। तो लेज़र मोनोक्रोमेटिक होता है, यानी सिंगल लाइट होती है, और जो आपके पास ये वाली लाइट होती है इनकैंडेसेंट लाइट या फिर ऑर्डिनरी लाइट, ये 7 कलर्स का मिक्सचर होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लेज़र लाइट इज़ हाईली डायरेक्शनल वाइल लाइट फ्रॉम अ ऑर्डिनरी लाइट इज़ एमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। याद रखिएगा, हमारे पास जो लेज़र है वो हाईली डायरेक्शन होती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है, जबकि जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है ये मल्टी डायरेक्शन होती है और मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लेज़र लाइट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द स्टिमुलेटेड इमिशन। याद रखिएगा, लेज़र स्टिमुलेटेड इमिशन के नतीजे में निकलता है, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लेज़र। लेज़र वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, जबकि जो आपके पास इनकैंडेसेंट लाइट होती है ये आपकी स्पॉन्टेनियस इमिशन के ऊपर वर्कआउट करती है। तो ये हमारे पास अगला रीज़न भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट रीज़न पे आ जाएं। नेक्स्ट रीज़न बड़ा ज़बरदस्त है, और वो कहते हैं डू अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज कम फ्रॉम द सेम एलिमेंट। क्या ये पॉसिबल है कि अल्फ़ा बीटा और गामा ये तीनों जो है सेम एलिमेंट से प्रोड्यूस हो जाएं? क्या ये पॉसिबल है कि अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों सेम एलिमेंट से प्रोड्यूस हो जाए? और फिर अगला ये जुमला कह रहे हैं कि ये देखा गया कि अल्फ़ा बीटा गामा सेम एलिमेंट से प्रोड्यूस होता है, बताओ ऐसा क्यों होता है? तो पहले सवाल का जवाब तो इन्हीं के सवाल में मिल गया कि अल्फ़ा बीटा गामा एक ही एलिमेंट से प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब इनका सवाल ये कि बताएं ऐसा क्यों होता है, तो आप इसका जवाब ये देखेंगे कि एज वी नो दैट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज़ द मिक्सचर ऑफ, या रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाइड्स। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो मुख्तलिफ न्यूक्लियाइड्स का मिक्सचर होता है, एंड मुख्तलिफ जो न्यूक्लियस होंगे उनकी नेचर भी क्या होगी, अलग होगी। तो इस वजह से कोई अल्फ़ा निकालता, कोई बीटा निकालता, कोई गामा निकालता है। तो इसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है, और वो रीज़न ये है कि भाई जो अल्फ़ा बीटा गामा है वो बिल्कुल सेम एलिमेंट से निकल सकते हैं। देखें इसका जवाब, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज़ द मिक्सचर ऑफ वेरियस न्यूक्लियाइड्स। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है मुख्तलिफ न्यूक्लियाइड का मिक्सचर होता है, और डिफरेंट रिलेटिव अबंडेंसेस एंड विथ डिफरेंट मूड्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है और हर का अपना अपना मूड होता है डिसइंटीग्रेशन का। दैट्स वाई, यही वजह है वी कैन फाइंड ऑल द 3 एक्टिविटीज़ इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। हम तीनों किस्म की एक्टिविटीज़ देखते हैं एक ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में एट द सेम टाइम, एक जैसे टाइम पे। तो अभी तक हमारा आपकी दुआओं से कितने रीज़न क्लियर हो गए भाई? मैंने आपको जो रीज़न क्लियर करवा दिए हैं, एक ये वाला करवा दिया कि गामा जो है किस किस तरह से आयनाइजेशन कर सकता है, तो 3 तरीके से आयनाइजेशन कर सकता है। अभी इस वीडियो को देखिएगा और याद कर लीजिएगा टॉपिक को। सेक्शन बी क्योंकि आपका इस साल फंस सकता है, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन करने हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे न्यूमेरिकल आपको आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन अल्फ़ा बीटा गामा वाला करवा दिया, 2 हो गए भाई। तीसरा मैंने लेज़र और ये वाला करवा दिया, और फिर उसके बाद मैंने आपको अल्फ़ा बीटा गामा वाला करवा दिया। अब आओ बेटा अगला सवाल। अगले सवाल में है हाउ डज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन।
ऑल्थो इट्स कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा प्यारा सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहे हैं? इस सवाल में वो कह रहे हैं कि जनाब अलिया ये देखा गया है कि जो हाइड्रोजन है उसमें बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं, जैसे लाइमन हो गई, बॉल्मर हो गया, पैशन हो गया, ब्रैकेट हो गया, फंड हो गया, इस तरह से बहुत सारी सीरीज होती हैं, जबकि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसमें बहुत सारे क्या निकल रहे हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस निकल रही हैं? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है, और वो ये कि हाइड्रोजन को जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जंप के ज़रिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नहीं जाता। उसकी जो ट्रांजिशन होती है वो सेवरल जंप्स के ज़रिए होती है। यानी जैसे हम अपने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे छलांग लगा के नहीं जाते, बल्कि हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ी के मुख्तलिफ छोटे छोटे स्टेप्स के ज़रिए जाते हैं। तो वैसे ही जो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन होता है वो भी छोटे छोटे जंप्स लगाते हुए लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है। और हर आपके पास जो ये होता है, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो क्या प्रोड्यूस होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। तो ये वजह है कि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की, यानी एक ही जैसे एलिमेंट्स, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद मुख्तलिफ़ किस्म की क्या आती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं। आइए ज़रा देखते हैं इसका आंसर मैंने वर्डिंग में क्या लिखा है, क्या कहते हैं, ज़रा सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन एटम कैन एक्साइटेड टू डिफरेंट एनर्जी लेवल। हाइड्रोजन एटम जो होता है वो एक्साइट होता है डिफरेंट एनर्जी लेवल के साथ। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन विल जंप द इनर ऑर्बिट। जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करता है इनर ऑर्बिट में डी एक्साइटेशन के नतीजे में। एक्साइटेशन कहते हैं लो से हाई को जाने में, और डी एक्साइटेशन का मतलब होता है हाई से लो में आना। डी एक्साइटेशन, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिटर्न बैक टू द ग्राउंड स्टेट इन अ सिंगल जंप। एक जंप में वो नीचे नहीं आता, रादर इट में रिटर्न बाय सेवरल जंप। ये बहुत सारे जंप्स लगाते हुए नीचे आता है। हेंस सेवरल स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर इमिटेड। लिहाजा बहुत सारी स्पेक्ट्रम की सीरीज आती हैं डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज बिटवीन द लेवल के जो एनर्जी का डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए बहुत सारी हमारे पास सीरीज आती हैं फॉर ट्रांसिशन के नतीजे में। सो द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन मैनी लाइन्स। इसी वजह से हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत सारी लाइन क्या करता है, रखता है, यानी बहुत सारी उसमें स्पेक्ट्रल लाइन आती हैं। अच्छा जी, अब जो अगला रीज़न है वो भी एक इम्पॉर्टेंट तरीन रीज़न है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आप अगर बिलफर्ज ये मैं आपको कितने रीज़न करा रहा हूँ यार, सिर्फ 9 रीज़न करवा रहा हूँ। ये 9 रीज़न याद करना मेरा ख्याल है 5-5 मिनट 10-10 मिनट के अंदर याद हो जाएगा ये रीज़न, अगर अभी सही से वीडियो देख के समझ के याद करोगे। और आप अपने वर्ड्स में हेर फेर कर सकते हो थोड़ा सा, ज़रूरी नहीं मैंने जो लिखवाया एज इट इज़ वही लिखो, बट क्या है कि आप अगर याद कर लोगे आपका बड़ा भला हो जाएगा, सही वाला। ठीक है जी, तो खैर आगे चलते हैं। अब अगले सवाल में कह रहे हैं कि ये बताइए कि रेजिस्टेंस का कंडक्टर के साथ और टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। किसी भी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। और इसी तरीके से ये रीज़न इस तरह भी आ सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बहुत तहम्मुल के साथ पहले सुनना, क्योंकि ये पैराग्राफ मैंने लिख के बहुत लंबा दिया है बट है बहुत आसान। देखो याद रखना, जब हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर के अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स। अब कंडक्टर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ जाती है। उन मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़ जाती है, वाइब्रेशन बढ़ जाती है। अब उन मॉलिक्यूल्स की जब वाइब्रेशन बढ़ती है तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए मुश्किलात भी बढ़ जाती हैं। और यही वजह है कि कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और कंडक्टेंस कम हो जाती है। मेरी जुमले को इंग्लिश में सुनिएगा। when we increase the temperature of a conductor then the vibration of molecule या amplitude of vibration of molecule या inner molecules increases। जो molecule की vibration है वो बढ़ जाती है। and that is why resistance for the flow of electron के flow के लिए जो resistance होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नतीजा क्या निकलता है, नतीजा ये निकलता है कि गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। एंड दैट इज़ वाई रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कंडक्टर का जो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ये रीज़न है। ठीक है जी, ये रीज़न आ सकता है पेपर में। और हो सकता है
कि इसके साथ वो डेरिवेशन करने बोलते हैं कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, जिसका चैप्टर 13 की डेरिवेशन मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताई थी कि आर टी इजिकल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की डेरिवेशन आ सकती है। तो ये इस तरह से सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक और रीज़न इसमें ऐड कर लो, याद रखना कंडक्टर का रेजिस्टेंस, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रहा है, लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है। रीज़न सुनिए, उसका रीज़न ये होता है कि जब हम सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जो गैप होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। यानी कि आपके पास, आपको पता ही होगा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान गैप होता है, ठीक है। अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान गैप मौजूद है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर के केस में तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन आएगी। जब थर्मल एक्सपेंशन आएगी तो एक्सपेंशन की वजह से वो जो गैप होगा वो कम होगा, और जब गैप कम होगा तो कंडक्शन पॉसिबल हो जाएगी। यही वजह है कि सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से, सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस है वो कम होती है और कंडक्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अब इस पैराग्राफ को आप आराम से जाइएगा और जाके मैंने जो रीज़न सेंड करूँगा, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने क्या लिख के दिया है। ज़रा देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो रेजिस्टेंस है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की कोलिजन की वजह से होता है विद बाउंडेड एटम्स की बॉन्डिंग की वजह से ऑफ द कंडक्टर के। व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बाउंडेड एटम्स ऑल्सो इंक्रीज। तो जो वाइब्रेशन होती है वो बढ़ जाती है, due to which the collision between the free electrons and bonded atom increases, और bonded atom के वो increase हो जाती है। hence the resistance of conductor increases। अगर टेम्परेचर सिर्फ कंडक्टर का पूछे तो यहाँ पे रीज़न ख़त्म हो जाएगा। सपोज करो वो सेमी कंडक्टर का भी रीज़न दे दें तो आप कहेंगे कि बट इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर के केस में बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर गैप बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड डिक्रीजेज। जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान गैप होता है वो कम हो जाता है ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, एंड देयरफॉर रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। और यही वजह है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये एक आपके पास अगला रीज़न भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये चैप्टर 13 का एक रीज़न है। चैप्टर 13 के इस रीज़न के बाद जो अगला रीज़न है चैप्टर नंबर 11 का, उसमें वो कहते हैं कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन मरकरी इन अ ग्लास थर्मामीटर इज पुट इन अ फ्लेम, कॉलम ऑफ मरकरी फर्स्ट डिकेंड्स एंड देन राइजेज। ऐसा क्यों होता है? अच्छा जी, अब ज़रा अगला रीज़न सुनिएगा। देखिए अब बहुत प्यारा रीज़न है, और वो ये कि अगर बिलफर्ज आप एक कोई भी टेस्ट ट्यूब लें और उस टेस्ट ट्यूब में, यहाँ पे मेरे पास चलो एक मार्कर है उसके ज़रिए समझा देते। सपोज़ करो ये टेस्ट ट्यूब है, ये रीज़न है और बड़ा प्यारा रीज़न है। वो कहते हैं टेस्ट ट्यूब में हमने नोट किया है कि टेस्ट ट्यूब को अगर बिलफर्ज उसमें मरकरी भरा जाए और उसको फ्लेम में रख दिया जाए तो मरकरी में एक्सपेंशन आनी चाहिए। बट होता क्या है कि पहले जो मरकरी का लेवल होता है वो नीचे आता है और उसके बाद ऊपर जाता है। तो बताइए ऐसा क्यों होता है? तो बेटा याद रखिएगा, टेस्ट ट्यूब में जब आप किसी चीज़ को रख के हीट करेंगे तो पहले टेस्ट ट्यूब हीट होगी। पहले कौन हीट होगी? टेस्ट ट्यूब। और जब पहले टेस्ट ट्यूब हीट होगी तो टेस्ट ट्यूब एक्सपेंड करेगी। जब टेस्ट ट्यूब एक्सपेंड करेगी तो टेस्ट ट्यूब के एक्सपेंड होने के नतीजे में जो भी लेवल है मरकरी का या किसी चीज़ का, वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। अब मरकरी का लेवल कहाँ जाता है? पहले नीचे, क्योंकि टेस्ट ट्यूब को हीट किया ना आपने, मरकरी को डायरेक्ट हीट नहीं किया, आपने जो हीट किया वो टेस्ट ट्यूब को किया। टेस्ट ट्यूब को हीट किया तो वो एक्सपेंड हुई, जब एक्सपेंड हुई तो मरकरी का लेवल नीचे चला गया। अब टेस्ट ट्यूब किसको गर्म कर रही है? मरकरी को। और जब मरकरी को गर्म करते हैं तो वो अब मरकरी कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। यही सवाल आता है कि जनाब अली, आइए देखते हैं मैंने लिखा हुआ क्या है, सवाल किया, ज़रा सुनिएगा। वो कह रहे हैं इट इज़ ऑब्जर्व दैट, हमने ये ऑब्जर्व किया है, व्हेन मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर पुट इन फ्लेम द कॉलम ऑफ मरकरी फर्स्ट डिकेंड्स एंड देन राइजेस। एक्सप्लेन।
जवाब सुनिए, व्हेन मर्करी इन ए ग्लास थर्मामीटर इज पुट इन फ्लेम द ग्लास बल्ब एक्सपेंड, तो ग्लास बल्ब एक्सपेंड करता है, सो द कॉलम ऑफ मर्करी डिसेंट, वो नीचे की तरफ आ जाता है, बट नो सूनर द हीट रीचेज द मर्करी, जैसी हीट मर्करी को पहुंचती है इन द बल्ब, बल्ब के जरिए, इट एक्सपेंड, अब वो मर्करी एक्सपेंड करता है, एंड दिस एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन द ग्लास बल्ब, लेकिन वो एक्सपेंशन जो मर्करी की होती है वो ग्लास बल्ब की एक्सपेंशन के मुकाबले में ज़्यादा होती है, सो नाउ द मर्करी राइजेज इन द कॉलम, तो लिहाजा अब मर्करी क्या करता है, कॉलम में ऊपर जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अगला पॉइंट भी आ गया रीज़न के हवाले से। अभी तक मैंने आप लोगों को बहुत तेज़ी में, ताकि आप लोग का ज़्यादा वक्त ना लगे, तेज़ी के साथ आपको चीज़ें समझ में आए, मैंने अराउंड मेरे ख्याल से 8 रीज़न समझा दिए हैं या 7 रीज़न समझाए होंगे। अब अगले रीज़न पे आओ, और ये चैप्टर 11 का हीट कैपेसिटी का ऐसा रीज़न है, इसको छोड़ना नहीं, यानी अगर आप रीज़न सारे छोड़, वैसे तो आप पागल ही होंगे मेरे नज़दीक कि अगर बिलफर्ज आप 7-8 रीज़न याद ना करें। ठीक है, सेक्शन बी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन क्योंकि मैंने आपको 150 रीज़न थोड़ी दे रहा हूँ, मैं आपको दे कितने रीज़न रहा हूँ यार, मुख्तसर रीज़न दे रहा हूँ, लेकिन अगर बिलफर्ज आप छोड़ रहे हो तो इस रीज़न को मत छोड़ना जो मैं बता रहा हूँ। रीज़न सुनिएगा, वो दो तरह की गैसेज होती हैं, एक होती है पॉली एटॉमिक, एक होती है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब होता है एक क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल पे, जैसे एक मॉलिक्यूल से बनी हुई, एक एटम से बनी हुई गैस, और डाई एटॉमिक का मतलब ज़्यादा, और पॉली एटॉमिक मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी 2 से ज़ायद। एक एटम का मतलब है एक से बनी हुई, 2 का मतलब है डाई एटॉमिक, और 2 से ज़्यादा कहलाता है पॉली एटॉमिक। याद रखिए कि हीट कैपेसिटी हमेशा पॉली एटॉमिक के लिए ज़्यादा होती हैं और मोनो एटॉमिक के लिए क्या होती हैं, कम होती हैं। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। तो पहले तो एमसीक्यूज़ याद कर लो कि हीट कैपेसिटी की वैल्यू यानी जो मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है वो पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू डाई एटॉमिक, और डाई एटॉमिक की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मोनो एटॉमिक। यानी सबसे कम हीट कैपेसिटी की वैल्यू किसकी होती है, मोनो एटॉमिक की, उससे ज़्यादा किसकी होती है, डाई एटॉमिक की, और उससे ज़्यादा किसकी होती है, पॉली एटॉमिक की। अब इसका सवाल है ऐसा क्यों होता है, जवाब सुनिएगा। देखिए इसका रीज़न बड़ा सिंपल है, और रीज़न ये है कि याद रखिएगा कि आप जब मोनो एटॉमिक को हीट देते हैं तो मोनो एटॉमिक में सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है, तो लिहाजा उसको सिर्फ और सिर्फ अपना टेम्परेचर बढ़ाना होता है, अपनी उसको काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी होती है। तो आप जब हीट देते हैं किसी मोनो एटॉमिक गैस को, तो मोनो एटॉमिक गैस को जब आप हीट देते हैं तो मोनो एटॉमिक गैस को हीट देने के नतीजे में सिर्फ एक मॉलिक्यूल को अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी होती है, तो लिहाजा कम हीट में भी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। बट जब बात आती है पॉली एटॉमिक गैस की, तो पॉली एटॉमिक गैस में जो गिवन हीट होती है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज करती, बल्कि वो क्या करती है कि काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ रोटेशनल और जो आपके पास उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी है वो भी बढ़ाएगी। ये बिल्कुल इस तरह समझ सकते हो बच्चों वाले अंदाज में कि अगर सपोज़ करो सिर्फ मैं हूँ, यानी मैं एक टीचर हूँ, मुझे आपको फ़ीस देनी है, तो कम पैसों में भी आपका काम चल जाएगा क्योंकि एक ही टीचर है, एक टीचर को फ़ीस देनी है। लेकिन सपोज़ करें 3 सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो 3 सब्जेक्ट के जब टीचर होगा तो ये पॉली एटॉमिक टीचर हो गए, तब आपको एक टीचर को फ़ीस नहीं देनी बल्कि ज़्यादा टीचर को फ़ीसें देनी है, तब आपको पैसे भी क्या चाहिए होंगे, ज़्यादा। तो हीट कैपेसिटी असल में फ़ीस देने वाली वो है ना, वो हीट कैपेसिटी क्या है, वो हीट है जो टेम्परेचर बढ़ा रही है। अब मोनो एटॉमिक में एक है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको कम हीट में भी काम आपका बन जाएगा। पॉली एटॉमिक बेसिस में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होने की वजह से आपके पास उसमें सबसे पहले वो क्या करता है कि जनाब अली काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाता है, साथ साथ वो जो वाइब्रेशनल एनर्जी है और जो रोटेशनल एनर्जी है उसको भी इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो क्योंकि इसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है, आइए देखते हैं वहाँ पे मैंने क्या लिख के दिया है। तो इसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि जनाब अली इन मोनो एटॉमिक गैसेज होल सप्लाइड एनर्जी इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मोनो एटॉमिक गैसेज में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी होती है एंड इट्स टेम्परेचर, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। बट इन पॉली एटॉमिक गैसेज में द हीट एनर्जी सप्लाइड इज वेस्टेड इन इंक्रीजिंग द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन पॉली एटॉमिक गैसेज में जो एनर्जी होती है वो वेस्ट हो रही होती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए। दस इसी वजह से टू ऑब्टेन द सेम रेंज, एक जैसी रेंज हासिल करने के लिए मोर हीट इज़ रिक्वायर्ड फॉर पॉली एटॉमिक गैसेज। पॉली एटॉमिक गैसेज के लिए ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है। तो ये हमारे पास अगला जो आपके पास पॉइंट था, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, रीज़न का,
वो भी कंप्लीट होता है। और अब आपका लास्ट रीज़न, मेरे ख्याल से 8 या 9 रीज़न हुए, जिनमें से मैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न बता दूँ। एक ये पॉली एटॉमिक वाला जो मैंने रीज़न कराया चैप्टर 11 का, एक चैप्टर 11 का रीज़न नहीं छोड़िएगा। एक मैंने जो रीज़न करवाया था क्या कहते हैं चाहे ये वाला रेजिस्टेंस वाला, ये मत छोड़िएगा। और एक अब मैं रीज़न करवाने जा रहा हूँ। पहले रीज़न की वर्डिंग सुनिएगा, और ये वर्डिंग जो मैं बता रहा हूँ एज इट इज़ इसी वर्डिंग के साथ सवाल आएगा आपके इंशाल्लाह, अगर आता है तो। वो कहते हैं कि बोथ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्रेस्ड इन वॉल्ट्स। बोथ, सवाल सुन लें पहले आराम से। बोथ पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज एक्सप्रेस्ड इन वॉल्ट्स, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है जी, ये सवाल है। अब इसका जवाब सुनिएगा। तो सवाल क्या है कि बोथ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ एक्सप्रेस्ड इन वॉल्ट्स, बट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज कॉन्सेप्ट्स। बहुत आसान सा जवाब है इसका, लेकिन सवाल थोड़ा बड़ा है इसका जवाब। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। ईएमएफ का मतलब होता है वो एनर्जी जो आपने किसी एक चार्ज को प्रोवाइड की, सही, वो एनर्जी जो आपने किसी एक चार्ज को प्रोवाइड की उसको ईएमएफ कहते हैं। और वो एनर्जी जो किसी एक चार्ज ने यूज़ की उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये पहला डिफरेंस हो गया। तो पहला डिफरेंस याद कर लो कि ईएमएफ का मतलब है वो एनर्जी जो हम किसी एक चार्ज को प्रोवाइड करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि वो एनर्जी जो कोई भी एक चार्ज क्या करता है भाई, कोई एक चार्ज यूज़ करता है। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस याद रखिएगा, ईएमएफ जो है वोल्टेज पे यानी पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट, जो ईएमएफ है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो तो बैटरी का वोल्टेज है ना, बैटरी का पोटेंशियल है वो। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट का, उससे वो इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कितने पॉइंट्स हो गए, 3। चौथा पॉइंट याद रखिएगा, ईएमएफ की वैल्यू हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होगी। ईएमएफ की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर एक क्लोज सर्किट है, तो उसमें ज़्यादा होगी। और अगर एक ओपन सर्किट है, और अगर बिल्कुल एक कौन सा सर्किट है भैया, ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट में याद रखिएगा जो ईएमएफ की वैल्यू है और जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो हमेशा सेम हो जाती है। अभी सुनते रहो, मैं सब लिखा हुआ सब समझाऊंगा तो और अच्छा समझ में आएगा। तो कुछ मैंने डिफरेंसेस बताएं, आइए देखते हैं उन डिफरेंसेस में क्या फ़र्क है। जैसे आपके पास ज़रा देखिएगा इस सवाल का, बोथ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ आर एक्सप्रेस्ड इन वॉल्ट्स। ये इतना लंबा आंसर देख के घबराओ नहीं, बहुत आसान आंसर है ये। बोथ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ आर एक्सप्रेस्ड इन वॉल्ट्स, बट फॉलोइंग आर द डिफरेंस बिटवीन दीज कॉन्सेप्ट्स। नंबर 1, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मेजर्ड फॉर ऑफ एनर्जी दैट इट गिव्स टू ईच कॉलम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो एनर्जी है जो किसी एक चार्ज को दी जाती है, वेयर एज द पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय वन कॉलम चार्ज। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वो एनर्जी जो किसी एक चार्ज ने क्या की है, यूज़ की है। आगे चलते हैं, कहते हैं जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरनल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, वेयर एज द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगले पे आ जाइए, कहते हैं द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ट्रांसफर द एनर्जी इन द होल अल्हम्दुलिल्लाह, electromotive force transfer the energy in the whole of the circuit. The potential difference is the measure of energy between 2 points of the circuit. बेटा याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल होता है। 2 पॉइंट्स के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो पूरे सर्किट में एनर्जी क्या कर रहा होता है, ट्रांसफर कर रहा होता है, क्योंकि बैटरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड कर रही है ना एक्चुअली। आगे चलते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सर्किट इज open, but when the circuit is closed the magnitude of the potential difference is equal to the, ये मैंने पॉइंट यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, द ये ओपन और क्लोज आगे पीछे कर देगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस
व्हेन द सर्किट इज़ ओपन, सर्किट ओपन के लिए इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, बट व्हेन द सर्किट इज़ क्लोज, लेकिन अगर सर्किट क्लोज हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सर्किट। अगर बिल्कुल सर्किट क्लोज हो जाए, हम सर्किट को क्लोज कर दें, तो आपके पास जो ईएमएफ है और जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल हो जाता है। और इसी तरीके से बिल्कुल सही पॉइंट लिखा हुआ है, 4 पॉइंट गलत नहीं है। और जो मैग्नीट्यूड है ईएमएफ का और जो पोटेंशियल डिफरेंस का, उसमें ईएमएफ बड़ा होता है अगर सर्किट क्या हो, ओपन हो। लास्ट पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ हैज़ ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जैसे जैसे आप आगे जाते रहते हैं वैल्यू क्या होती रहती है, सीरीज सर्किट में चेंज हो रही होती है। हाँ, पैरेलल में क्या होती है, सेम रहती है। तो मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइम हो गया है और मैंने आपको ये 9 मेरे ख्याल से 9 हैं या 10 हैं या 8 हैं रीज़न है, जो कि याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी आप 1 से 1.5 घंटे लगाएं अपने और याद करें, घर में खुद बैठ के टेस्ट दें और रीज़न्स के आपके मसले क्या हो जाएंगे, इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। प्लस मैं आप तमाम बच्चों को ग्रुप पे, जो मेरा पर्सनल वाला ग्रुप है, उसमें मैं आप तमाम बच्चों को सेंड भी कर रहा हूँ इस तरह से लिंक। इस पे ये काइंडली इस चीज़ को ज़रा आप तमाम बच्चे फॉलो करें कि जिस तरह से आपके पास मैंने लिंक सेंड किए हैं आप लोगों को। ये देखें, चैप्टर नंबर 18 के MCQs का लिंक सेंड किया हुआ है। आप आराम से MCQs को ओपन करें और MCQs को ओपन करने के बाद टेस्ट देते रहें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। 2 दिन आप लोगों के बहुत क्रूशल हैं, दिल लगा के मेहनत करें। मुझसे जो सपोर्ट चाहिए हो, आज रात जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में 10 से 10:40 और 10:50 से 11:30 के दरमियान जूम पे लाइव आऊँगा बच्चों के साथ। लिहाजा वो स्टूडेंट जो मेरे हैं अपने ग्रुप के पर्सनल ग्रुप पे, वो आज बिल्कुल आ सकते हैं क्यूरी क्लासेस के लिए। जो भी पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। खैर, आप तमाम बच्चे रीज़न याद करेंगे, MCQs की प्रैक्टिस करेंगे और ये जो रीज़न इनके आंसर्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।